हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन आपके सामने ब्यूटीफुल कॉमर्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है 11th स्टैंडर्ड के लिए इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि यार आप लोग के लिए गौरव सर कॉमर्स के लेक्चर वीडियो लेते हैं, लेकिन जो मैथ्स का पार्ट है और साथ ही में जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है दोस्तों पार्टीशन वैल्यू, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो इस चैप्टर का हमने ऑलरेडी शुरुआत किया था और क्वार्टाइल्स आपको मैं पढ़ा रहा था। लेक्चर नंबर 3 आज है, आज तीसरा लेक्चर लेकर आया हूं। तो आपको मैं पहले सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यार हमारे कॉमर्स के बच्चों, आप लोग का एसपी का लगभग 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। गौरव सर ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। ओसीएम के भी लगभग 5 चैप्टर्स हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि जो आपके यूनिट टेस्ट का पार्ट होगा वो अभी तक कंप्लीट हो चुका होगा और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एज ए बड़े भाई के तौर पे आप मान लेना मुझे, अगर आप मानते हो जानते हो तो प्लीज इस बात को मान लेता कि देखो कॉमर्स के बच्चे मेनली बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ट्यूशन क्लासेस नहीं लगाते हैं, बाहर कहीं क्लासेस नहीं पढ़ते हैं। तो देखो आप जब नहीं पढ़ोगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार कॉमर्स हम घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं, यस नो डाउट अबाउट दैट कि आप घर पे बैठ के भी पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन सिर्फ पास होना आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपने कॉमर्स अगर लिया है दोस्तों तो सिर्फ पास होने के लिए, और इजी होता है साइंस के कंपैरिजन में, इसलिए नहीं लिया है आपने कॉमर्स इसलिए लिया है क्योंकि आपको कॉमर्स में कुछ अच्छा करना है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कंपनी सेक्रेटरी CS करना है, या फिर कुछ ऐसे पोजीशन में जाके बैठना है जो आपको काम आए। तो उसके लिए आपको लगेगा नॉलेज। तो नॉलेज यहां पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको फ्री में जो मिल रहा है ना उसको ग्रास्प करो, क्योंकि सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, उसको समझने के लिए पढ़ो। क्योंकि हम यहाँ पे JR ट्यूटोरियल्स पे जितने भी टीचर्स हैं, और मेरा तो पहले से यही फंडा रहा है कि मैं आपको पढ़ाता नहीं हूं दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। और हमारा मकसद यही है कि हम पढ़ाते नहीं, हम आपको समझाते हैं ताकि आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट पूरा, जब से आपने ज्वाइन किया होगा हमारे चैनल पे आपने देखा होगा छोटे स्टैंडर्ड से लेकर बड़े स्टैंडर्ड तक के वीडियोस हमारे चैनल पे। तो जो रिक्वेस्ट की जो मैं बात करता वो ये है दोस्तों कि हम हर टाइप के वीडियोस बना लेते हैं लगभग 6 से लेकर 12 तक के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज यार अपने जितने भी दोस्त होंगे, रिलेटिव्स होंगे, बड़े भाई छोटे भाई जितने भी होंगे, सबको वीडियोस हमारे शेयर जरूर करना यार, क्योंकि यार हो सकता है काफी ज्यादा लोगों को इस चीज की जरूरत हो और उनको पता ही ना हो कि ये इतने बेहतरीन चीज भी हमारे पास अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और 1 मिलियन काफी नजदीक है जैसा कि आप जानते ही हो, तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली उस माइलस्टोन को हम जल्दी छू पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला एसपी का 5 हो गया है, ओसीएम 5 हो गया, इकोनॉमिक्स का गौरव सर ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, तीसरा मैं लेने वाला हूं, फिर चौथा पांचवा से आगे जो भी है वो गौरव सर ले लेंगे। अकाउंट्स यानी बीके, इसके लिए अभी तक हमें टीचर्स फाइनल नहीं किए, अभी तक हो नहीं पाए हैं ड्यू टू सम लाइक मैं क्या बताऊं आपको, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन टीचर्स फाइनल नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रिसोर्सेस, बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे ही हो जाएंगे आप लोग के लिए वीडियोस आ जाएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है ना, वीडियोस में डाल दूंगा, कुछ भी करके मैं टीचर लेकर आऊंगा और आप लोग के लिए पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रही बात मैथ्स की, जिनको एसपी था ऑप्शन में, तो मैथ्स 1 मैंने स्टार्ट किया है और पहला चैप्टर का ऑलमोस्ट 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिए, तो जाके देख लेना। उस मैथ्स पार्ट 2 भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग का लोड हो रहा है, लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अकेले मेरे पे बहुत सारे स्टैंडर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे सबको ओवरकम करने के लिए, तो वो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले के लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने क्वार्टाइल्स पढ़ाया था। क्वार्टाइल्स में 2 जो चीज था, एक था इंडिविजुअल डेटा, दूसरा था डिस्क्रीट डेटा। तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा और आपसे छोटा सा माफी मांगना चाहूंगा कि ये जो डिस्क्रीट डेटा जो हमने पढ़ाया था उसमें एक छोटा सा मिस्टेक हमसे हो गया था, जो कि हमने बाद में रियलाइज किया, वीडियो जब पब्लिश हो चुका था तब रियलाइज किया। एक छोटा सा मिस्टेक था। मिस्टेक वो था कि डिस्क्रीट डेटा में हमने आपको जो न्यूमेरिकल कराया था उसमें मैंने असेंडिंग ऑर्डर में पहले लेना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं लिया था। तो हम लोग उसको करेंगे सॉल्व वापस से, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था। इसके पहले का लेक्चर में जो देखा था इंडिविजुअल तो परफेक्ट कराया था, लेकिन डिस्क्रीट वाले में एक छोटा सा जो मिस्टेक था उसको वापस से ओवरकम करूंगा और उसको वापस से कराऊंगा। एंड उसके बाद जो नया टॉपिक है हमारा आज के लिए कंटिन्यूअस डेटा, वो क्या होता है उसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कराएंगे। लेकिन उसके पहले अगेन थोड़ा सा रिवीजन क्या कि फॉर्मूला क्या है, इंडिविजुअल और अनग्रुप डेटा रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, दैट इज QI इक्वल टू साइज ऑफ I n+1/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ग्रुप डेटा रहेगा या फिर जो कंटिन्यूअस जो हम लोग आज पढ़ने वाले कंटिन्यूअस डाटा रहेगा तो L+IN/4 CF/F मल्टीप्लाई बाय H, ये फॉर्मूला यूज होगा, जिसमें L का मतलब होता है लोअर लिमिट, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, N का मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और H का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू होता है। ठीक है, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो हमने कल सॉल्व कराया था। ये क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व कराया था, आपको याद होगा। इसमें बोला है फाइंड आउट द Q1 एंड Q3। Q1 और Q3 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमने जो गलती की थी वो रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो टेबल दिया है ना, ये टेबल हमने एज इट इज लिख दिया था, लेकिन इसको पहले एक्चुअली में क्या करना है, जब हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है उसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर
एंड CF हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। लेकिन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले कुछ लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पे इनकम एक कॉलम में आ जाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन एक कॉलम में आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पी लिख रहा हूं मैं, और दूसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इनकम के लिए हम लोग x मान लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन के लिए हम लोग f मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगा हमारा CF। अब क्या करो, इसको फटाफट से कॉलम्स बना लो, ठीक है। ये मैं आप लोग स्केल से बनाना, मैं हाथ से बना रहा हूं क्योंकि मेरे को टाइम बचाना है, ठीक है ना। मेरे को जो है दोस्तों वो टाइम बचाना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा हाथ से बना रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। अब यहां पे देखो हमारे पास इनकम है, इनकम क्या है 5 4 9 12 5 6 10, ये लैक्स में है। लेकिन सबसे पहले हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, डायरेक्ट क्या कर दिया था मैंने कि जो मैंने कल के दिन यानी लेक्चर नंबर 2 में जो ये एग्जांपल कराया था, मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने सीधा सीधा ऐसा लिख दिया था 5 4 9 12, लेकिन ये गलत है। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हम लोग को इस चीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे जो कि 4, फिर 5, 4 5 फिर 6 आ जाएगा। तो ऐसा लिखो आप 4 फिर 5 फिर 6 आ गया। उसके बाद देखो क्या है, 6 के बाद 9 है, 10 है और 12 और 15 है। तो 9 10 फिर 12 एंड फिर 15 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फटाफट से रो बना लेता हूं, ठीक है। ये मैंने रोज बना लिए, इसके फटाफट से लाइन खींच दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक, ठीक है ना। बहुत ईजी है, यहां तक आपने भी किया होगा, आपको समझ में आया होगा। और कुछ नहीं था इसमें नया, और कुछ इसमें नया नहीं था, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या करना है देखो, अब ये करना है कि जो आपका ये कॉलम है इसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 8 6 12 8 6। तो ये सेम ऐसे गलती मत कर देना। 4 के सामने क्या था, 4 के सामने था दोस्तों 6, ठीक है ना। 5 के सामने क्या था, देखो 5 के सामने था 8, 6 के सामने क्या था दोस्तों 9, वो लिखो यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो जो चीज है ना वो यहाँ पे ऐसा लिखते जाओ। तो 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 9 के सामने क्या था दोस्तों 12 था, फिर अगला 10 था, फिर उसके बाद 8 था, 12 के सामने 8 है, देखो 12 के सामने 8 है लिख दिया, और 15 के पास क्या था, 15 के पास 6 था, तो ये हमने लिख दिया। अब बारी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF जिसको बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, तो पहला जो होता है ना वो हमेशा सेम होता है 6। अब क्या करना है, बस आपको इसके अगले से ऐड करते जाना है। मतलब ये 6 था लिख लिया, अब इसके अगले से ऐड करो 6 + 8 14, अब इसके अगले से ऐड करो 14 + 9 23, 23 + 12 35। बस क्या करना है आपको ऐड करते जाना है। फिर 35 + 10 45, फिर 45 + 8 53, 53 + 6 59। ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पूरा टेबल लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो F टोटल है ना इसको काउंट करके इधर पे लिखना है n = तो n मतलब क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कितने फ्रीक्वेंसी है 6 + 8 14 + 9 23 + 2 35 + 10 45 + 8 53 + 6 9 59। तो ये आ गया n = 59। अब आपको लगाना है फॉर्मूलेस जो हमने पढ़े हुए हैं अभी तक, ठीक है ना। जो भी फॉर्मूलेस अभी तक हमने पढ़े हुए हैं वो हम लोग यहां पे करेंगे। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा हम लोग ने, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे Q1। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहां पे Q1। तो Q1 का फॉर्मूला आपको याद होगा, Q1 इज नथिंग बट साइज ऑफ n+1/4 ऑब्जर्वेशन। यही फॉर्मूला था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो यही फंडा है ना पूरा इस चीज का, साइज ऑफ n+1/4 ऑब्जर्वेशन, यही सब चीजें। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं Q1 के लिए। तो Q1 = साइज ऑफ n+1/4, n कितना है 59 है, तो 59 + 1/4 ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन लिख दिया यहां पे, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, Q1 = साइज ऑफ यहां पे अगर आप देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, 59 + 1 होता है 60, 60 / 4 होता है 15, मतलब इसका आ जाएगा 15th ऑब्जर्वेशन। मतलब हमें 15th ऑब्जर्वेशन का जो भी वैल्यू रहेगा वो रहेगा मेरा Q1 का वैल्यू। तो देयरफॉर Q1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 15th ऑब्जर्वेशन। किधर है देखो 15, ये 6 है, ये 14 है, 14 के आगे आएगा 15, तो 15 किस में चले जाएगा, ये वाले में चले जाएगा, 23 वाले में चले जाएगा, क्योंकि हमेशा हम बड़ा नंबर लेते हैं। डिवाइड में भी आप देखोगे छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जो ये वाला रहता है। अब यहां पे क्या हो गया 15th ऑब्जर्वेशन, तो एक्चुअल में एक रेंज होता है ना 14 से 23 के बीच में कहीं ना कहीं 15 आएगा, मतलब हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। अब इसमें आप देखो 15th ऑब्जर्वेशन में हमारा कितना आ रहा है, इनकम 6 आ रहा है, तो मतलब मेरा Q1 का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज नथिंग बट 6 लाख। Q1 का वैल्यू कितना आ गया 6 लाख आ गया, मतलब हमारा जो आंसर है Q1 का कितना आ गया 6, क्वार्टाइल क्या है 6 लाख। समझ में आ गया। वैसे ही ये हो गया पहला। वैसे हम लोग को क्या निकालना है, Q3 निकालना है। तो Q3 का भी सेम फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, Q3 = साइज ऑफ 3 × Q3 × क्योंकि ये Q3 है, ये Q1 था, इसके लिए 1 × n+1/4 था ना। वैसे ये साइज ऑफ क्या हो जाएगा दोस्तों, साइज ऑफ 3 × n+1/4। समझा ना ये चीज, Q3 है, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो साइज ऑफ 3 × n+1/4 ऑब्जर्वेशन।
और कुछ नहीं करना इसमें, सेम जैसा किए थे वैसे ही करना है। तो Q3 विल बी इक्वल टू व्हाट, साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय n+1/4 यानी कि 59 + 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। अगेन यहां पे भी वही चीज आ गया, लिख दिया। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखो सेम चीज है, कल हमने किया था ना सॉल्व, यही सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, लेकिन गलती ये हो गया था मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर नहीं किया था, ठीक है ना। तो आज मैं उसको करेक्ट करा रहा हूं, ठीक है। आपने प्रीवियस लेक्चर देखा नहीं है तो जाके एक बार देखो, आपको समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ये Q3 विल बी इक्वल टू व्हाट, साइज ऑफ ये तो 3 पहले से ही है, मल्टीप्लाई बाय ये 59 + 1/4, 59 + 1 60, 60/4 15, तो 33 मल्टीप्लाई बाय 15th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि Q3 का जो वैल्यू है वो है साइज ऑफ 315 जा 45th ऑब्जर्वेशन। तो अब हम देखेंगे कि 45th ऑब्जर्वेशन कहां आ रहा है, 45 किधर है, देखो एक्जैक्टली 45 मिल गया हम लोग को। तो 45 के सामने क्या है, 10, इनकम में देखो 10, तो हमारा Q3 का वैल्यू जो आ गया वो आ गया Q3 = 10 लाख। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो कितना आसानी से हमने आंसर निकाल दिया, Q1 का आंसर आ गया 6 लाख और Q3 का वैल्यू कितना आ गया, 10 लाख। और ये एग्जैक्ट आंसर है। कल भी हमारा आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आया था, मुझे कल ही डाउट आ गया था। मैंने, अगर जो लोग ने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है, लेक्चर नंबर 2 देखा है, उनको समझ में आ गया कि मैंने लास्ट में बोल दिया था कि कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, या तो अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में हमने नहीं किया है। तो आज मैंने उसको प्रॉपर तरीके से देखा, यस हमने छोटी मिस्टेक की थी, उसके लिए मैं बहुत माफी चाहता हूं, लेकिन हमने उसको करेक्ट भी कर दिया इस लेक्चर में, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन था डिस्क्रीट डेटा का, जो हमने देखा था। यहाँ पे 3 टाइप के डेटा होते हैं ना, तो इंडिविजुअल तो हमने इसके पहले के लेक्चर में देख लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बहुत अच्छे से सिखा दिया। आज डिस्क्रीट डेटा वापस से सिखा दिया मैंने करेक्ट करके। और अब हम लोग पढ़ना है एक नया चीज जो कि है कंटिन्यूअस डेटा। और कंटिन्यूअस डेटा में फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। अब तक फॉर्मूला ये यूज हो रहा था क्योंकि वो क्या था, वो एक अनग्रुप डेटा था या फिर इंडिविजुअल डाटा था, एक एक नंबर थे ना। लेकिन अब आएगा कंटिन्यूअस डाटा जिसमें 2-2 नंबर दिए रहेंगे। कैसे होंगे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे करेंगे देखो सब बताऊंगा, ध्यान से देखना। पहले समझो कि कंटिन्यूअस डाटा होता क्या है। अब कंटिन्यूअस डाटा की बात करें, Q1 एंड Q3 जो है ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। और ये कैलकुलेटेड होता है बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स है अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें सेम उस डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है या तो डिसेंडिंग में। बट मोस्टली मैं, अगर मेरा सजेशन मानोगे तो सबसे ज्यादा लोग असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले अरेंज करेंगे एंड राइट रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। फिर हम क्या करेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, जैसा हम हमेशा करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड आप देखोगे तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, थर्ड फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी कि थर्ड में हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF निकालेंगे एंड लास्ट में उसका क्वार्टाइल क्लास निकालेंगे एंड क्वार्टाइल क्लास के बाद उसमें फॉर्मूला डालेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। अब देखो है तो ये बहुत बड़ा, ये जो Q1 और Q3 निकलेगा ना इसमें से कंटिन्यूअस डेटा में से, ये थोड़ा बड़ा स्टेप्स है, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग को चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है कंटिन्यूअस डेटा वाला। Q1 और Q3 निकालेंगे हम लोग, लेकिन कंटिन्यूअस डेटा फॉर्मूला अलग, सब कुछ अलग होने वाला। ध्यान से देखना, ये मेथड नया है आप लोग के लिए, तो समझो इसको। एक बार समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, दैट इज फाइंड आउट। क्या बोल रहा है, फाइंड आउट Q1 एंड Q3। क्लियर कट बोल रहा है यहां पे कि आपको Q1 का वैल्यू Q3 का वैल्यू निकालना है। देखो डेटा देखो, रेनफॉल दिया हुआ 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60 देख लिया। तो ये देख के ही समझ में आ गया कि ये कोई इंडिविजुअल डेटा नहीं है। इसके पहले जो हमने देखा था कॉलम, उसमें क्या था, वैल्यू क्या था, अगर आप देखोगे तो 2 दिया था, 3 दिया था, 4 दिया था। ये क्या है, एक एक ही है। तो ये क्या है, एक इंडिविजुअल डेटा है, अनग्रुप डेटा है। लेकिन ये पूरा एक रेंज दे दिया 20 से 30, 30 से 40। तो ये क्या हो गया, ये एक हो गया कंटिन्यूअस डेटा। इसके लिए हमारा यहाँ पे फॉर्मूला अलग लगेगा और मेथड भी अलग लगेगा। थोड़ा सा ही मेथड अलग है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे Q1 निकालेंगे। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, Q1, ठीक है। तो Q1 निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरा स्टेप नंबर 1, देखो बहुत सारे स्टेप्स है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, Q1 निकालूंगा और उसका स्टेप लिखूंगा Q1, और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टेप नंबर 1। अब देखो इसको, स्टेप नंबर 1 है क्या। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हम लोग निकालेंगे Q1। तो Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n/4, ठीक है ना, साइज ऑफ n/4th ऑब्जर्वेशन। ये यहां पे इसका फॉर्मूला होता है। याद रखना, कभी भी कंटिन्यूअस डेटा आया तो हमारा फॉर्मूला क्या है Q1 का, साइज ऑफ n/4th ऑब्जर्वेशन। n+1/4 नहीं, जो हमेशा इसके पहले जो हमने किया, चाहे वो सबसे पहला इंडिविजुअल वाला किया, चाहे वो हमने सेकंड वाला डिस्क्रीट वाला किया, दोनों में ही हमने n+1/4th ऑब्जर्वेशन किया था। लेकिन ये क्या है, साइज ऑफ n/4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसमें वैल्यू डालते हैं। लेकिन इसको करने के पहले दोस्तों हम लोग को एक चीज करना है, वो तो मैं भूल ही रहा था। क्या, इसको हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें एक चीज
सीखनी है और करनी है। क्या? इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहां पे रखता हूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने यहां पे रखा, ठीक है। इसके पहले मुझे एक चीज करना था जो मैं नहीं कर पाया, ध्यान से देखो क्या करना है यार। ये क्या दिया है? कॉलम्स दिया है, तो सबसे पहले हम लोग को फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालने पड़ेंगे, तो टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखना फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे? रेनफॉल। क्या लिखा है यहाँ पे? रेनफॉल, वो उसका एक कॉलम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स, इसका एक कॉलम आ गया। और तीसरा चीज जो होता है हमारे लिए वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? CF बोलते हैं, ठीक है। ये होता है फ्रीक्वेंसी F, और इसको X मान लो, जो भी मानना है मान लो, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा रफ करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें वैल्यू लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसके अंदर वैल्यू लिखेंगे, वो भी असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऑलरेडी असेंडिंग में ही दिया हुआ है, 20 से 30, देखो 20 से 30, उसके बाद है 30 से 40, ठीक है, उसके बाद है 40 से 50, ये ऑलरेडी हमें असेंडिंग करके दिया हुआ है। उसके बाद है 50 से 60, ये ऑलरेडी हमें क्या दिया है? असेंडिंग करके दिया हुआ है। समझ में आ गया? सिंपल है, इस चीज बहुत सिंपल चीज दिया था, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखो, अब इसको थोड़ा सा ध्यान देखो, पूरा मैं टेबल बना देता हूं उसको अच्छे से। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस की कमी होगी, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जांपल होने वाला है। ध्यान से देखना। अब यहां पे मैंने ये 20 to 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 to 30, 30 to 40, ये हम लोग ने देख के लिख लिया। 20 to 30 के सामने क्या है? 7 है, इसके सामने 20 है, फिर 17 है, फिर 6 है, ये लिख दिया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं? जैसे कि हमेशा हमको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला वाला सेम होता है, फिर ये अगला वाले से प्लस हो जाता है। 7 + 20 इज 27, 27 + 17 इज 44, 44 + 6 इज 50। तो मतलब ये हो गया हमारा टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां से हमें निकलता है n का वैल्यू कहां से निकलेगा? प्लस करके। 7 + 20 27 + 17 इज 44 + 6 इज 50। तो हमेशा याद रखना कि ये जो n आता है और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला आता है वो दोनों सेम आता है। अगर सेम आ गया तो समझ जाना कि आपका कहीं ना कहीं आप सही जा रहे हो, आप रास्ते पे एकदम सही हो, अच्छे से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो n = 50 आ गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा ये वाला जो हमने यहाँ पे साइड में करके देखा, अब आएगा ये वाला स्टेप, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको डाल दो, ये हमारे लिए क्या है? स्टेप है, दैट इज Q1। अब हम निकाल रहे हैं यहां से Q1। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? अब हम निकालेंगे यहाँ पे Q1, जो स्टेप 1 है, दैट इज Q1 = साइज ऑफ व्हाट? दैट इज साइज ऑफ n/4 ऑब्जर्वेशन। अब मुझे n पता चल गया ना 50, तो अब मैं यहां पे लिखूंगा, क्या? देखो ध्यान से, अब यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे क्या लिखना है मेरे को? देखो क्या है? Q1 का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो Q1 = साइज ऑफ n/4। n क्या है मेरे लिए? 50, तो ये हो जाएगा साइज ऑफ व्हाट? 50/4 ऑब्जर्वेशन। क्या हो जाएगा? 50/4, ये 4 है, ये 4 है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? अब इसका वैल्यू हम लोग फटाफट से सॉल्व कराते हैं। देखो ध्यान से देखना बच्चों लोग, यहाँ पे Q1 निकालना है, तो Q1 विल बी इक्वल टू साइज ऑफ 50/4 कितना होता है करके देखो। 50 को 4 से डिवाइड करो, 12.5 आता है। 12.5 का डबल 25, 25 का डबल 50, मतलब 50/4 को 50/4 करोगे तो 12.5 आता है। मतलब साइज ऑफ 12.5 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ये आया हमारा, ठीक है। अब यहां पे हम जाएंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो Q1 का जो साइज है वो कौन सा आ रहा है? कि 12.5 ऑब्जर्वेशन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है मेरा? कि जो मेरा 12.5 है ना, अगर आप ध्यान लगा के देखोगे तो 12.5 जो है ना, ये कहां पे लाइव हो रहा है? मुझे बताओ, ये CF का कॉलम देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में चेक करते हैं ना। 12.5 किस पे आएगा? इस पे आएगा कि इस पे आएगा? ये तो 7 है, तो 12.5 7 से बड़ा होगा ना, मतलब ये वाले पे ही आएगा। तो मतलब 12.5 लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज किस पे आ रहा है? वो 27 पे आ रहा है, 27वें नंबर पे आ रहा है। तो ये मेरा 12.5 जो है Q1, जो 12.5 ऑब्जर्वेशन आ रहा था, 12.5 ऑब्जर्वेशन, ये एक्चुअल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 नंबर पे आता है। तो अगर ये ऐसा आता है, इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास जो आएगा, देयरफॉर जो मेरा क्या आएगा? फर्स्ट, देखो यहां पे भी मैं एक लाइन खींच देता हूं ताकि ये स्पेस हम लोग बाद में यूटिलाइज करें। देयरफॉर हमारा जो फर्स्ट क्वार्टाइल, क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? देखो ध्यान से, ये स्टेप समझ लेना, याद भी कर लेना। इसको बाद हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास जो आएगा, मुझे बताओ, ये 27 है, ठीक है। इस पे क्लास में अगर देखेंगे, मतलब रेंज की बात करें तो क्लास क्या है? 30 to 40। मेरा मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास जो आ रहा है वो 30 से लेके 40 के बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं। मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास क्या है? फर्स्ट क्वार्टाइल क्यों? क्योंकि Q1 ही चल रहा है ना, Q1 ही निकाल रहे हैं अभी, तो स्टेप नंबर 1 चल रहा है, इसका स्टेप नंबर 2 भी आएगा। तो 30 से 40 आ रहा है। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मेरा 30 से 40 अगर मैं देखूं तो मेरा लोअर फ्रीक्वेंसी जो है वो L क्या रहेगा? 30 रहेगा।
दोनों के बीच का गैप कितना है, h, h का वैल्यू कितना है यहाँ पे, दोनों के बीच माइनस कर दो तो 10 है। मेरा फ्रीक्वेंसी कितना है, देखो यहाँ पे ये है ना, इसी को देख रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे, f का वैल्यू कितना है, उसी जगह पे 20 है, तो f का वैल्यू कितना है दोस्तों, f का वैल्यू कितना है 20, ठीक है। cf का वैल्यू कितना है 27, cf का वैल्यू कितना है 27, और किसी चीज की जरूरत है क्या, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और n इज इक्वल टू 50 तो हमें पता ही है, n इज इक्वल टू 50 जो है वो मुझे पता ही है। अब इतने वैल्यू मिल गए ना, अब सीधा मैं जाऊंगा किसके ऊपर, स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब जाएंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 क्यों जाना है हम लोग को, क्योंकि हमें उसमें वो फॉर्मूला यूज करना है जो हम हमेशा से यूज करते आए हैं। क्या है दोस्तों स्टेप नंबर 2, दैट इज Q1 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, याद आ रहा है कि नहीं, ये फॉर्मूला कहां गया, यही वाला फॉर्मूला, दैट इज Q1 QI इज इक्वल टू L प्लस आई एन अपॉन 4। तो यहां पे Q1 है ना, तो I की जगह पे 1 हो जाएगा, यहां पे भी 1 हो जाएगा, दैट इज L प्लस एन बाई 4 माइनस CF अपॉन F इंटू H हो जाएगा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लगा देंगे। किधर गया भाई, हाँ आ गया। अब ये Q1 है ना, तो ये Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, दैट इज Q1 इज इक्वल टू L प्लस क्या हो जाएगा, इधर पे IN था तो I तो 1 ही है, तो N अपॉन 4 माइनस CF, और ये होल डिवाइडेड बाय क्या था दोस्तों, F, होल डिवाइडेड बाय क्या था, फ्रीक्वेंसी F था, और ये पूरा मल्टीप्लाई बाय H था। समझ में आ गया, यही हमारा फॉर्मूला था। अब इसमें वैल्यू डालेंगे हम लोग, तो Q1 विल बी इक्वल टू व्हाट, L कितना है दोस्तों, L 30 है, प्लस N बाई 4 कितना है, N कितना है मेरे पास 50, तो 50 बाय 4 माइनस CF कितना है हमारे पास 27, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है, F कितना है 20, और ये होल डिवाइड बाय H कितना है 10। अब इसको जो सॉल्व कर लेगा उसका आंसर Q1 का आ जाएगा। तो कौन सॉल्व करेगा, हम लोग ही सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लेना। तो Q1 विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 30 है वैसे का वैसे, प्लस अब देखो ये हमने ऑलरेडी निकाला है क्या, 50 बाय 4 का वैल्यू आता है 12.5, मतलब ये जो वैल्यू है 50 बाय 4, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 12.5 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ एक और चीज गड़बड़ मैंने क्या किया, हाँ मैं आपको बता रहा था वो, ये चीज एक चीज और, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 नहीं आएगा दोस्तों, ये चीज मैं आपको बताना भूल गया। मैंने अभी देखा ना 27, तो ये माइनस में आ रहा था, तो मुझे गलती मेरी पता चल गई, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये छोटा सा गलती देखो होता है, हमारे साथ हो रहा है तो आपके साथ भी होगा। आपको कभी भी याद रखना कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, हमने ये मार्किंग किया था ना, तो उसके पहले वाला लेना है, प्रीसीडिंग लेना है। एक रूल है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी हमें लेना है तो उसके प्रीसीडिंग वाला लेना है, बाद में वाला नहीं लेना है, सक्सीडिंग नहीं लेना है, या फिर वही नहीं लेना है। तो प्रीसीडिंग मतलब 7, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में क्या आएगा 7 आएगा, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 7। अब देखो 50 बाय 4 का वैल्यू कितना होता है 12.5 होता है, -7 और नीचे आ जाएगा 20, और ये मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 12.5 माइनस 7 इज 5.5, 5.5 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 55 बाय 20, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, Q1 इज इक्वल टू 30 प्लस, इसको हम लोग अगर पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 55। करके देख लो, हमने क्या किया, बस 55 बाय 20 कैसे आया, 12.5 माइनस 7 इज 5.5, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 55, ठीक है, और अपॉन 20, तो ये 30 प्लस 55 अपॉन 20, और इसी के वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग Q1 का वैल्यू निकालेंगे। तो Q1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 30 प्लस 55 अपॉन 20 इज नथिंग बट 20, 30 तो पहले से ही है यहाँ पे, और ये जो 55 अपॉन 20 है ना, इसको जब डिवाइड करो, 55 को 20 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.75। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो आपको Q1 का वैल्यू मिल जाएगा, देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू 32.75। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ Q1। तो ये अभी जो निकला ना, ये Q1 का वैल्यू निकला है दोस्तों। इतना स्ट्रगल करने के बाद, स्ट्रगल मतलब मजा तो आया करने में, ऐसा नहीं, लेकिन लेंथी है। यस आई नो दैट कि लेंथी है। देखो कॉमर्स में अगर मैथमेटिक्स से आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट में आ रहा है, चाहे अकाउंट्स आ रहा है, अकाउंट्स तो और लंबा होता है, आप जानते ही हो बीके। लेकिन ये चीज ना अगर आप सीख लिया, आज कंसेप्ट आपको ये चीज का समझ में आ गया जो कि बहुत ईजी है, तो आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे लिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया दोस्तों, ये आ गया हमारा Q1, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला, हमको निकालना है अभी Q3। अब Q3 निकालना है भैया। अब Q3 निकालने के लिए हम लगाएंगे सबसे पहला स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 1। जैसे Q1 निकालने के लिए 2 स्टेप लगा, Q1 निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 लगा, स्टेप नंबर 2 लगा, वैसे अब Q3 निकालने के लिए भी हमें स्टेप नंबर 1 वापस से, स्टेप नंबर 2 वापस से करना पड़ेगा, लेकिन Q3 वाला। अब Q3 करना है तो इसके लिए स्टेप 1 मतलब क्या हो जाएगा, तो Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना। देखो ध्यान से, साइज ऑफ, ये n/4 था, लेकिन ये Q1 था, इसके लिए n/4 था, लेकिन Q3 के लिए क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय n/4, मतलब 3n/4। तो साइज ऑफ Qn/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, समझ में, OBSE लिख रहा हूं मैं, समझ जाना ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है।
अब इसको थोड़ा मैं ये कर दूं क्या, चलो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सरका देता हूं। समझ में आ रहा है? क्या काम नहीं है ना, वैसे ऑलरेडी हम लोग को सब वैल्यू दिया हुआ है, पता है हम लोग को वैल्यू। ठीक है, ठीक है क्या, इतना ठीक है ना? हाँ अब ठीक है। चलो अब ये जो दिख रहा है आपको, ये Q3, देखो ध्यान से, ऑब्जर्वेशन। तो Q3 का वैल्यू कैसे आएगा, साइज ऑफ 3n/4। 3n क्या है, n हमारे लिए 59 था, कितना था ना, नहीं 59 नहीं था, n का वैल्यू कितना था दोस्तों हमारे लिए 50 था, तो दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 50/4 ऑब्जर्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। ऑब्जर्वेशन, therefore Q3 will be equal to size of 3 multiplied by 50, 150, 150 upon 4 is nothing but what, 150/4 मतलब 37.5, तो मतलब ये साइज ऑफ 37.5 ऑब्जर्वेशन। अब यहां पे हम लोग जाएंगे हमारे कॉलम में। हमारा कॉलम किधर है, वापस से लाओ भाई, देखो हमारा कॉलम आ गया, ठीक है, समझा ये चीज। हमारा ये जो कॉलम है, अगर आप कॉलम को देखोगे, थोड़ा छोटा हो गया क्या, चलो बड़ा कर देता हूं आपके लिए। हाँ ये कॉलम देखो आप ध्यान से, कॉलम में क्या आ रहा है, ये साइज ऑफ 37.5 ऑब्जर्वेशन। 37.5 कहां आएगा, 37.5 जो आएगा वो इसमें आएगा, मतलब अब इसको देखना है, तो इसके लिए मेरा जो रेंज आ रहा है, मतलब जो थर्ड क्वार्टल क्लास जो आ रहा है वो 40 से 50 आ रहा है, तो हम लोग एक्चुअल में क्या लिखेंगे यहां पे, ठीक है, थोड़ा और छोटा करते हैं हम लोग। हाँ अब आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब ये जो Q3 का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज नथिंग बट क्या आ रहा है, 37.5 ऑब्जर्वेशन आ रहा है, ठीक है, 37.5 ऑब्जर्वेशन आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा 37.5 जो हमने देखा अभी 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 हमने टेबल में देखा, तो 37.5 जो है वो कहां पे लाई कर रहा है, इट लाइज इन, किस में आ रहा है, वो कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, 44 पे आ रहा है, तो इट लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 44। इसका मतलब जो मेरा थर्ड क्वार्टाइल क्लास जो रहेगा, थर्ड क्वार्टाइल Q3 निकाल रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, थर्ड क्वार्टाइल जो क्लास रहेगा उसका रेंज कितना है, 44 पे कितना था देखो जाके टेबल में, तो 44 पे जो रेंज था उसका वो था 40 से लेके 50 का। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग को हमारा जो वैल्यू है, L का वैल्यू मिल जाएगा 40 है, L का वैल्यू मिल गया 40, H का वैल्यू तो 10 ही रहेगा, नंबर ऑफ N का मतलब 50 था, ये तो हमको मालूम है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा 44 के पहले वाला यानी कि 27 हो जाएगा। और क्या बच रहा है हमारे पास, और क्या चाहिए, L आ गया, F फ्रीक्वेंसी कितना है, F उसका 17 है, फ्रीक्वेंसी चेक कर लेना, F कितना है उसके सामने 17 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा अभी हमारा स्टेप नंबर 2, फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 2, क्या फॉर्मूला है, दैट इज Q3 विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हो जाएगा Q3 का, L प्लस फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज यहां पे हो जाएगा 3n/4, पहले सिर्फ n/4 था, अब 3 लग रहा है क्योंकि ये Q3 है, तो 3n/4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H, ये फॉर्मूला था, डाल दो इसमें, हमारा सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, देखो ध्यान से, तो Q3 विल बी इक्वल टू L कितना है 40 प्लस 3n/4 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 50/4 माइनस CF कितना है 27 और F कितना है हमारे पास 17 और ये होल मल्टीप्लाई बाय H कितना है हमारे पास 10, ठीक है। अगेन मूव करता हूं थोड़ा, ठीक है, देखो अभी समझ में आ रहा है, देखो बार बार मूव करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा बोर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन एग्जाम्पल उससे भी बड़ा है ठीक है, इसके लिए मूव करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे, तो Q3 का वैल्यू हमें निकालना था, तो ये हो जाएगा 40 प्लस, अब मुझे एक बात बताओ 3 मल्टीप्लाई पे 50/4 कितना हो जाएगा 150/4, 150/4 का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला था, 150/4 का वैल्यू हमारा 37.5 आ रहा था, मतलब ये पूरे का वैल्यू कितना है 37.5 है, माइनस 27 नीचे अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो लास्ट में यहां पर सॉल्व कर दूंगा, हो जाएगा हमारा खत्म। नेक्स्ट स्टेप, Q3 विल बी इक्वल टू, ये 40 तो पहले से ही था, 40 प्लस 37.5 माइनस 27 कर दो तो हमारा आएगा यहाँ पे 10.5, नीचे हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये 10
10.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 105, तो 105 अपॉन 17, मतलब इन शॉर्ट Q3 इज इक्वल टू 40 प्लस Q3 इज इक्वल टू 40 प्लस 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 105, नीचे आ जाएगा 17, तो 40 प्लस 105 बाय 17, 105 बाय 17 का जो वैल्यू है इस चीज को डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा ये तो 40 प्लस रहेगा, लेकिन 105 बाय 17 का जो डिवाइड करके वैल्यू आ रहा है जो हमने किया हुआ है ऑलरेडी वो है 6.18, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो Q3 का वैल्यू आ जाएगा जो कि आ जाएगा 46.18, तो ये आपका क्या है फाइनली Q3 का वैल्यू है। करेक्ट है, करेक्ट है दोस्तों। बस यही है दोस्तों हमारा एग्जांपल, देखो मैंने छोटा कर दिया और सब साथ में लाने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। ये हमारा आ गया एग्जांपल, समझ में आ रहा है दोस्तों, ये पूरा का पूरा हमारा एग्जांपल है, इसको हमने छोटा कर दिया। देखो आइए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा आ चुका है, क्वेश्चन ऊपर चला गया लेकिन ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है। उम्मीद कर रहा हूं ये छोटा हो गया लेकिन आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। अगर आपने इस चीज को बारीकी से ध्यान से देखा होगा ना तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको सॉल्व करा दिया। और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये समाप्त हुआ हमारा, यानी जो हमारा जो क्वार्टाइल का जो टॉपिक चल रहा था, क्वार्टाइल यहां पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद के जो लेक्चर आएंगे, लेक्चर नंबर 4 आएगा, उसमें हम लोग डेकाइल सीखेंगे, डेकाइल क्या होता है, फिर उसके आगे परसेंटाइल क्या होता है, ये सभी चीज सीखेंगे और ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना। और आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ पढ़ के यार प्लीज कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन हमें जरूर से देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हम इतनी बेहतरीन तरीके से और इतना मेहनत कर रहे हैं उनके लिए फ्री में, तो यार लोगों को बहुत सारी चीजें रह जाएगी, छूट जाएगी। तो प्लीज सबको बता देना, इन्फॉर्म कर देना, शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो आप लोग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी तो कर दो ना यार, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।